नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इस चैनल पर आर के राजपूत अब हिंदी वन लाइनर के रूप में सॉल्व कराया जा रहा है। यह वीडियो इस बुक के पहले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा व अंतिम पार्ट है और इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकता है और इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जब कई लैंप जल रहे हों और उसी समय एक और लैंप ऑन किया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। साथियों, घरों की जो वायरिंग होती है हमारी वो होती है पैरेलल में, ठीक है। और जब एक लैंप स्विच ऑन करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमारा घर की वैल्यू पैरेलल में है तो हम अगर घर का कोई भी लैंप ऑन करेंगे उसकी धारा बढ़ेगी, ठीक, बढ़ेगी। इट मीन्स मतलब कि उसका प्रतिरोध घटेगा। जब प्रतिरोध घटेगा तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, यानी घटेगा। इसका राइट आंसर होगा घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जब पानी से भरे बाल्टी में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, अतः सप्लाई है। तो साथियों, अगर बुलबुले उत्पन्न होते हैं तो हमेशा DC सप्लाई पे ही होते हैं, क्योंकि साथियों जो हमारी AC सप्लाई होती है उसकी ऐसे होती है और DC का कैसा वेव होता है, ऐसे। तो आपका हमेशा बुलबुले क्या होती हैं, DC सप्लाई में ही उत्पन्न होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन फिलामेंट लैंप का वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध। तो साथियों, जब कार्बन फिलामेंट का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध हमेशा घटता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे बल्ब जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे रोड पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी होती है वो उसका कनेक्शन हमेशा समांतर में होता है। और जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है हमारे जैसे यहाँ की फैन, कूलर, लाइट वगैरह जो भी होते हैं सब समांतर में होते हैं, क्योंकि अगर सीरीज में होंगे तो एक लाइट बल्ब फ्यूज होने से हमारे घर पे सारे इक्विपमेंट हमारे नहीं चलेंगे। इसलिए घरों की वायरिंग और स्ट्रीट लाइट यानी सड़कों की सारों की समांतर में ही करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा समांतर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्टिंग उपयंत्र के वाट होने चाहिए। तो दोस्तों, टेस्टिंग उपयंत्र के वाट हमेशा हाई वाट के होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, जब घरेलू लैंप के स्विच ऑन अथवा ऑफ करते हैं तो रेडियो में आवाज़ होती है, ये आवाज़ क्यों होती है। तो दोस्तों, जब हम लोग स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो कॉन्टैक्ट के बीच एक आर्क उत्पन्न होता है, वो आर्क ही हमारा इस स्पार्किंग का कारण है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पार्किंग तब होता है जब किसी परिपथ का स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि परिपथ में उच्च होता है इंडक्टेंस। हाँ दोस्तों, इंडक्टेंस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इंडक्टेंस क्या करता है, अपने एक्रॉस में करंट परिवर्तन का विरोध करता है। ये इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडक्टेंस। हमारा अगला प्रश्न है, एक तांबा को खींचकर 3 गुना लंबा किया जाता है, आयतन निश्चित हो तो खींचे गए तार में परिवर्तन होगा। साथियों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तांबा को खींचकर यानी उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा, आर न्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओल्ड, ठीक है। तो सॉरी एन स्क्वायर आर। तो अब क्या बोल रहा है, ये 3 गुना बोल रहा है, ठीक है। तो 3 गुना बोल रहा है यानी 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 9। यानी पुराना अगर आपका आर है तो नया क्या होगा 9R, यानी आप कह सकते हैं 9 गुना, पहले के
9 गुना। हमारा अगला प्रश्न है, एक हीटर का तार गल जाता है तब बचे तार को जोड़ देते हैं तो पावर। साथियों, इस क्वेश्चन के तात्पर्य बोल रहा है कि एक हीटर का तार गल जाता है। गलने का मतलब क्या है, तार का जो आपका लेंथ है वो छोटा हो गया। ठीक है, आपका लेंथ छोटा हो गया। लेंथ छोटा होने से क्या होगा आपका दोस्तों, आर कम होगा। क्यों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर प्रोपोर्शनल रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर इज इक्वल टू, तो दोस्तों अगर इसकी लेंथ कम हुई तो आर भी कम हुआ। ठीक, अगर आर कम हुआ तो आई क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। अब आई ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि जब जोड़ देते हैं तो पावर क्या होगा, तो पावर बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा पावर बढ़ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र हमेशा दो आयनों के मध्य ही उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो अणु एवं परमाणु से मिलकर बना होता है। अणुओं एवं परमाणु से मिलकर जो बने होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कंपाउंड अर्थात यौगिक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोवोल्ट बराबर होता है। तो एक माइक्रोवोल्ट बराबर होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, तांबे की प्रतिरोधकता होती है। साथियों, तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो एक्चुअली होती है कॉपर की होती है 1.68 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि यहाँ तो लिखा है 1.72 होता है। दोस्तों ये होता है एनिल कॉपर की, और ये मैक्सिमम पूछता है एनिल कॉपर की। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, जब भी एनिल कॉपर का आपको पूछे तो 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होगा। अगर प्योर कॉपर की पूछेगा तो 1.68 इंटू 10⁻⁻8 होगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओम को प्रतिरोध के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। तो इसको एक परिभाषित किया गया है, यह एक कॉलम ऑफ मरकरी। ठीक है, एक कॉलम ऑफ मरकरी में इसको परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोध पहले समांतर में जोड़ें फिर सीरीज में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। साथियों, ये क्वेश्चन के अनुसार ये बोल रहा है कि तीन प्रतिरोध पहले समांतर में, अगर आप समांतर में जोड़ेंगे साथियों तो इसका जो होगा वैल्यू आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/r। अगर इसका आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3/r। इस प्रकार आर इक्विवेलेंट आपका आएगा r/3। और सीरीज में क्या होता है r, तो 3r हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि पहले समांतर में फिर श्रेणी में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या हो गया, यानी पैरेलल में आपका हो गया 3/r/3r। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 1/9r/r। ठीक, तो r से r कैंसिल, यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/9। ठीक है, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/9 आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति P बराबर होता है। तो P इक्वल टू VI भी होता है, V²/R भी होता है और I²R भी होता है। ये तीनों फार्मूला होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध मापन की सही विधि है। साथियों, अगर आपसे कभी भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि मीडियम रेंज, ठीक है, अगर मीडियम रेंज की बात करेगा तो आप हमेशा 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक, अगर इस रेंज में होगा तो हमेशा वो मीडियम रेंज में होगा। ठीक है,
तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं। या तो हम लोग वेस्ट स्टोन से आप नाप सकते हैं, दूसरा क्या होता है आपका ओम मीटर होता है। आप लोग उसको लिखते रहिए दोस्तों, ठीक है, मैं पूरा इसको नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, छोटा होने के कारण डिस्प्ले। और तीसरा क्या होता है वोल्ट अमीटर मेथड होता है, वोल्ट अमीटर मेथड होता है। चौथा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पांचवा क्या होता है कैरी फॉस्टर, कैरी फॉस्टर। ये पांचों तरह से आप मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में अगर मीडियम रेंज का पूछ रहा है तो इन पांचों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिया हो आप उसे टिक कर सकते हैं। लेकिन राजपूत बुक के अनुसार इसमें ऑप्शन ए दिया था जो व्हीट स्टोन वेज होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने राजपूत को वन लाइनर के रूप में बनाया है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन रखा हूँ, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर पे कभी भी लागू नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेमीकंडक्टर। हमारा अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध मापते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे विशिष्ट प्रतिरोध को हमेशा ओम मीटर में मेजर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है। तो साथियों आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे क्या प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पूछा है, क्योंकि ओम से ओम आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये बचेगा क्या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो एग्जामिनर कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो अगर आप उसे अच्छे से पढ़ रहेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगी। और साथियों इजी क्वेश्चन कभी भी आप एग्जाम में गलती करोगे तो आप सफलता से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, ठीक है। आप उन बच्चों से दूर हो जाओगे जो इजी क्वेश्चन के साथ साथ टफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो साथियों आप कभी भी इजी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, आप सारे क्वेश्चन को आपका मकसद होना चाहिए आपका इजी से इजी क्वेश्चन करें, उसके बाद हाई, फिर ऊपर हाई। ये चरण होता है, 3 चरणों में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जो सबसे इजी हो, फिर उससे कठिन, और फिर लास्ट में समय बचे तो जो कठिन क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे कम प्रतिरोधकता होता है। तो साथियों कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है जिंक, लेड तथा मरकरी इन सभी से कम होती है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी इन सबों से अच्छी होती है, ठीक है। तो कॉपर की कंडक्टिविटी जिंक, लेड और मरकरी से अच्छी होती है, इसीलिए इनकी रेजिस्टिविटी इससे कम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूज लॉ के अनुसार धारा वहन क्षमता निर्भर करता है। तो फ्यूज लॉ के अनुसार आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों I = KD की पावर 3/2। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि किस पे डिपेंड करता है, यानी D की पावर 3/2 पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ की क्या शर्त है। तो दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म, प्रतिरोध कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, यही ओम्स लॉ कंडीशन है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है समान विद्युत प्रतिरोध के कारण एल्युमिनियम चालक का वजन तांबे के समान अनुपस्थ के चालक की तुलना में होता है। दोस्तों ये लगभग आपका 50 से 60% आप कह सकते हैं होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रतिरोध खुला प्रतिरोध का पाठ्यांक जब ओम मीटर से मापा जाता है तो अनंत आता है। क्या होता है अनंत। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपसे ये बोल दिया है कि ओपन सर्किट, तो सिंपल सी बात है अगर ओपन सर्किट है, ठीक है, अगर ओपन सर्किट की बात किया है ये, तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए उसमें आपको हमेशा मैक्सिमम कितना होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है, मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे अगर कि शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट की बात करता है ये, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका मिनिमम मतलब 0 होना चाहिए। तो कभी भी आपसे पूछे ओपन सर्किट के बारे में तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट या मैक्सिमम, और शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछे तो मिनिमम यानी 0। सभी हमारा अगला प्रश्न है सभी अच्छे चालक रखते हैं।
तो सभी अच्छे चालक क्या रखते हैं भाई, हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता समय होने चाहिए भाई अगर अच्छे चालक हैं तो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली जो हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर बनाते हैं वो बनाते हैं नाइक्रोम के। ठीक है, तो नाइक्रोम का हम लोग सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का हम लोग प्रायः उपयोग जो करते हैं सुपर सर्ज में करते हैं, सर्ज को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सुपर सर्ज। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है। तो दोस्तों लगभग ये कितना होता है 1840 गुना। इलेक्ट्रॉन का आपका जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर एक क्वेश्चन आपसे उसके बारे में पूछ दे कि कितना होता है प्रोटॉन का, तो उसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक थर्मिस्टर का गुण होता है। तो दोस्तों जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है क्या कहलाता है, वो थर्मिस्टर। और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, वो होता है निगेटिव। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है जूल लॉ के अनुसार। तो जूल लॉ दोस्तों I²RT होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम तार मिश्रण है। तो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का मिक्सर है। हमारा अगला क्वेश्चन है निगेटिव रेजिस्टेंस ताप गुणांक रखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा निगेटिव रेजिस्टेंस ताप गुणांक रखते हैं, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कंडक्टर अगर महो से संबंध है तो रेजिस्टेंस किससे संबंध होगा, ओम से होगा, क्योंकि कंडक्टर की इकाई क्या होती है, महो होती है, या आप इसे सीमेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे सीमेंस भी कह सकते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है तो मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार रेजिस्टेंस की मात्रक ओम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, या आपसे कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए वो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू देता है। तो सेंटीमीटर में जब भी इसकी वैल्यू देगा कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 1 न्यूटन मीटर तुल्य है। तो साथियों अगर आपसे पूछे कभी भी एग्जाम में, ये मात्रक वाला क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आगे भी अगर पढ़ाता हूँ मैग्नेट वगैरह क्वेश्चन, तो आपको मात्रक के वगैरह क्वेश्चन आपको मैग्नेट से मिल जाएंगे या इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको पूरे कराऊंगा। ठीक है, आप विश्वास रखिए, मैं आपको पूरा राजपूत सॉल्व कराऊंगा हिंदी में, और साथ में ही आप हमारे नॉनटेक का भी कोर्स चल रहा है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल के वैकेंसियों में नॉनटेक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे नॉनटेक कमज़ोर होते हैं जिन बच्चों का, तो वो थोड़ा सफलता के थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए साथ दोस्तों आप अपना नॉनटेक भी मजबूत करते चलिए, जिससे आपका सफलता जल्द से जल्द हो, क्योंकि आपका सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर मीटर और होता है 1 जूल होता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछिए तो आप इसे याद रखिएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए सारा एक अलग से टॉपिक बना लूँ, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कीजिएगा कि मैं उन सभी का अलग से लेक्चर बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कीजिएगा। अगर कमेंट अधिक आएगा तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सभी पदार्थ बने होते हैं। तो दोस्तों सभी पदार्थ जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं अणुओं से। ठीक है, अणुओं से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 संयोजकता वाले तत्व कहलाते हैं। तो 4 संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं दोस्तों ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार जेईई में यूपीपीसीएल जेईई में, ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछ चुका है और इसी से 3 क्वेश्चन पूछे थे और मैं तीनों क्वेश्चन इस बुक में हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों जब जेईई में पूछ सकता है तो होता क्या है कि जो क्वेश्चन है 2-3 बार रिपीट हो जाती हैं जेईई वगैरह में, तो वो TG2 में आने की चांस उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपके पावर गेट, UPPCL, NTPC, ठीक है, UP आर्मिनल, DMRC, LMRC, तो मैं सारे का एक अलग से संग्रह करके जो भी क्वेश्चन आपके लेवल का होगा, TG2 के लेवल का होगा या मेंटेनर लेवल का होगा, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को मैं अलग से मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, जो आपके लेवल का हो। ऐसा भी ना हो कि इतना लेवल हो कि आपको समझ में ना आए, आपके के काम का भी ना हो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन जो इजी लेवल के होंगे, मतलब जो आपके TG2 में आ सकते हैं, ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी लेने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है 4 संयोजकता वाले तत्व होते हैं तो क्या होते हैं, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको मैंने अभी पीछे बताया भी है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का व्यास होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का व्यास क्या होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का विरोध करने वाले को कहते हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विरोध करे, यानी धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है, वो दोस्तों रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लीनियर रेजिस्टेंस पालन करते हैं। तो दोस्तों लीनियर रेजिस्टेंस हमेशा ओम्स लॉ का पालन करते हैं और ओम्स लॉ लीनियर के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है आपसे तो हमेशा ओम्स लॉ लीनियर सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 से कम संयोजकता वाले पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों 4 से अगर उनकी संयोजकता कम है तो वह गुड कंडक्टर की चालक में आते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अच्छे चालक के कैटेगरी में वो आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 से अधिक संयोजकता वाले पदार्थ होते हैं। अगर दोस्तों देखिए आपको 3 क्वेश्चन हो गया, पूछ दिया कि 4 संयोजकता वाले होते हैं तो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। 4 से कम होते हैं तो वो गुड कंडक्टर, और वो 4 से अधिक होंगे तो क्या होगा, पूर्ण कंडक्टर। दोस्तों ये 2018 में ये तीनों क्वेश्चन आपके 2018 में UPPCL जेईई में आ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ये गलती होंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग दोस्तों इजी क्वेश्चन कभी गलत मत कीजिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो दोस्तों प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ये होता है पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किरचॉफ करंट लॉ। तो दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। मतलब किसी जंक्शन पे आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा के बराबर होता है, ठीक है। मैं इसको अगले चैप्टर में अच्छे से डिफाइन करूँगा क्योंकि ये उस टॉपिक का यही क्वेश्चन है और ये गलती से इस टॉपिक में आ गया है, तो लेकिन जब आ गया है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ अर्थात KVL। KVL के अनुसार कहते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप एंड EMF इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो इसका ये 0 होगा, यानी आप कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में क्लोज लूप है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस EMF इक्वल टू 0, यही KVL कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही।
आज हम लोग आर के राजपूत का चैप्टर 1 ख़त्म कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 सारे चैप्टर को फिनिश करेंगे। और चैप्टर 1 में दोस्तों, चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं था, इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी ख़त्म किया हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि यहाँ आपको डीपली समझाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर डीपली समझाऊँगा। साथियों, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका ही फर्ज पड़ता है हमारे लिए कुछ करें। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल पे की पल पल की अपडेट आपको तुरंत मिले और आप उस वीडियो का लाभ ले पाएँ। साथियों, आप हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे वीडियो का PDF लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो का PDF लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एनी क्वेरी, आपको कुछ भी पूछताछ करना हो, पढ़ाई संबंधित क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसे मैं जल्द से जल्द आपका सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप दिल लगा पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन का मतलब दोस्तों क्या होता है? लॉकडाउन में ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों 2022 में यूपी का चुनाव है, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसियाँ जब आएंगी तो वैकेंसियाँ मौका नहीं देती हैं, अब बाद में हमारे पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ अच्छे से और हो सकता हूँ तो उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।